तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। और यहाँ उपस्थित सभी नेताओं को भी शुक्रिया करते हैं कि आप सभी एक मंच पर आए और उत्तर प्रदेश में जो तबाही मची हुई है, चाहे वो पिछड़ों के फर्जी एनकाउंटर का मामला हो, चाहे हमारी मां बहनों के ऊपर बलात्कार का मामला हो, चाहे हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याओं का मामला हो। बलिया में पाल बिरादरी की हत्या कर दिया गया, सरेआम पुलिस प्रशासन के सामने गोली मार दी गई, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो ये जो बहुत सारे पिछड़े वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के ऊपर हाथरस की घटना है, उन्नाव की घटना है, घटनाओं का नाम लेके बहुत समय लग जाएगा। लेकिन पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर है तो आप समझ सकते हैं, प्रतापगढ़ में पटेलों की हत्या हुई, कुशवाहा लोगों की हत्या हुई, बहुत सारे उदाहरण है। मैं कहना चाहता हूं ये जंगल राज जो है, इस जंगल राज को उखाड़ फेंकने की जरूरत है और इंसाफ के लिए इस गठबंधन को और बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन करने की जरूरत है। कि एक क्या कर लेंगे, दो क्या कर लेंगे, जाकर के बीजेपी वालों से पूछो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह से पूछो कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब एक दाढ़ी टोपी शेरवानी खड़ी होती है तो 539 पर भारी पड़ती है। पिछड़े वर्ग का वोट लेना है तो तुमको गिनती की बात करना होगा। शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या है संविधान में उतना आरक्षण है, आदिवासी की जितनी संख्या है संविधान में उतना आरक्षण है। इसका मतलब संविधान ये कहता है जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए, उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। माननीय वामन मेश्राम साहब का भी यही कहना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके लिए रैली बुलाई गई है। अगर इसलिए आप वामन मेश्राम साहब के हाथों को मजबूत करते हैं, इस मंच के को मजबूत करने का काम करते हैं और यहां से गांठ बांध करके जाते हैं, तो इस देश की चाहे कार्यपालिका हो, इस देश की चाहे न्यायपालिका हो, इस देश की चाहे मीडिया हो, इस देश की चाहे जल हो, चाहे जंगल हो, चाहे जमीन हो, चाहे कल कारखाने हो, चाहे उद्योग धंधे हो, चाहे जमीन हो, हर क्षेत्र में आपकी जितनी आबादी है, जिसकी जितनी संख्या है, उसको उतना हिस्सा देने का काम, उसको उतना हिस्सा लेने का काम करना होगा। और ये लड़ाई अब हम सभी लोगों को मिलकर के लड़नी होगी। और जो आप सभी लोग आए हैं, अगर आप तय कर लो तो ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। अभी 2014 में हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए और नरेंद्र मोदी जी कहने लगे हम तो पिछड़े वर्ग के हैं, हम तो चाय बेचने वाले हैं, हम तो नीच जाति के हैं। हमारे लोगों ने सोचा अरे भाई नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का आदमी है, चाय बेचने वाला मतलब गरीब आदमी है, अब हम भी पिछड़े वर्ग के हैं, नरेंद्र मोदी भी पिछड़े वर्ग का है, हम भी गरीब हैं और नरेंद्र मोदी चाय बेचता था, इसका मतलब नरेंद्र मोदी भी गरीब है। तो हमारे लोग भी नरेंद्र मोदी के झांसे में आ गए कि ये नरेंद्र मोदी तो लगता है अपना आदमी है, क्योंकि गरीब भी है, पिछड़ा भी है, तो ये अपना आदमी है। और इसलिए 2014 में हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी को समर्थन करने का काम किया। लेकिन जब हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी को समर्थन किया, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। और एक बात और आपको बता देता हूं, इस देश में पिछड़े वर्ग के समर्थन के बगैर किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है। जितनी भी सरकारें बनी हैं वो हमारे ही समर्थन से बनी है। चाहे कांग्रेस ने जितना दिन तक राज किया हो या बीजेपी 7-8 साल से राज कर रही है, ये हमारे ही समर्थन से बनी। लेकिन जब कांग्रेस ने हमारे समर्थन से आजादी का आंदोलन चलाया तो इस देश की आजादी की लड़ाई में शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कुर्बानी दिया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने कुर्बानी दिया, पिछड़े वर्ग के लोगों ने बड़े पैमाने पर कुर्बानी दिया, माइनॉरिटीज के लोगों ने बड़े पैमाने पर कुर्बानी दिया। कुर्बानी देने का काम हमने किया, लेकिन आजाद भारत में हमको हमारा हक हिस्सा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने करने का काम नहीं किया। लड़ाई लड़कर, अंग्रेजों से सत्ता छीनकर लाकर कांग्रेस पार्टी को देने का काम हमारे लोगों ने किया। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो नेहरू ने फैसला किया कि ओबीसी की गिनती नहीं करें।
ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं देंगे, ओबीसी का कालेलकर कमीशन लागू नहीं करेंगे। मतलब हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, हमारे लोगों के समर्थन की वजह से नेहरू प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और कांग्रेस कई साल तक राज करती रही, लेकिन हमारे सत्यानाश करने का काम किया। राजीव गांधी तक ने भी मंडल कमीशन के विरोध में पार्लियामेंट में भाषण करने का काम किया। कांग्रेस को हमारे लोगों ने समर्थन देकर लाया, कांग्रेस ने हमारे लोगों का सत्यानाश करने का काम किया और हमारे लोगों को अधिकार देने की बात नहीं किया। और बीजेपी को भी हमारे लोगों ने सत्ता में लाया और मोदी जी के बहकावे में आ गए कि मोदी जी तो पिछड़े वर्ग के आदमी हैं, चाय बेचने वाले आदमी हैं, नीच जाति के आदमी हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो हमारे लोग समझ गए कि ये हमारे ही आदमी हैं और मोदी जी के बहकावे में आ गए और मोदी जी के बहकावे में आ गए तो 14 में मोदी जी की सरकार बना दिया। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के, तो जो पिछड़े वर्ग के 314 बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोकने का काम किया। पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करने का काम किया। पिछड़े वर्ग के लोगों को बजट में एक नया नहीं दिया। अरे भाई मोदी जी, आप तो नारा लगाते हो कि सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ सबका विकास कैसे होगा भाई? पहले बजट दोगे तब तो विकास होगा। अरे बजट एक नया नहीं देते पिछड़े वर्ग को और नारे के जाल में फंसाना चाहते हो, झूठे स्लोगन में फंसाना चाहते हो और फंसा कर वोट लेना चाहते हो। अभी पिछड़े वर्ग को इस बात को समझना होगा, ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, बल्कि सबका साथ पूंजीपतियों अडानी अंबानी का विकास और बाकी सबका सत्यानाश। ये नरेंद्र मोदी की नीति चल रही है। पिछड़े वर्ग के समर्थन से सरकार बनाया, पिछड़े वर्ग के खिलाफ में सारे काम किए, जानवरों की गिनती किया मगर ओबीसी की गिनती नहीं किया। 2019 में जब वोट लेना था तो वोट लेने के समय उसके पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि हम 2021 की जनगणना में पिछड़े वर्ग की जनगणना कराएंगे। अभी 2021 की जनगणना होने जा रही है और जब 2021 की जनगणना होने जा रही है तो उस जनगणना में अगर राजनाथ सिंह ने यह वादा किया था वोट लेने के लिए तो यह फैसला सरकार को करना चाहिए था कि पिछड़े वर्ग की गिनती करेंगे, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया कि इस बार भी हम पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती नहीं करेंगे। इसका मतलब पिछड़े वर्ग का समर्थन लिया जाता है, पिछड़े वर्ग के समर्थन से सरकार बनाई जाती है और फिर पिछड़े वर्ग के लोगों का ही सत्यानाश किया जाता है। ये कोई नया मामला नहीं है। 1990-92 में जब मंडल कमीशन का मामला चल रहा था, 52% के लोग अगर 52% अधिकार ले लेते, 52% के लोग अगर 52% हिस्सा ले लेते तो ओबीसी के लोगों को लाखों नौकरियां मिल जाती, करोड़ों नौकरियां मिल जाती, ओबीसी के लोगों को फायदा हो जाता। लेकिन आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ने दिया, पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ने दिया, बल्कि पिछड़े वर्ग के घरों में गए और कहने लगे कि हम लोग तो तुम्हारे राम जी का मंदिर अयोध्या में बनाना चाहते हैं, चलो अयोध्या। हमारे पिछड़े वर्ग के लोग उस समय जानकार नहीं थे, उस समय समझदार नहीं थे, उस समय सतर्क नहीं थे, इसलिए उस समय हमारे पिछड़े वर्ग के लोग आरएसएस बीजेपी के झांसे में चले गए, जिनको संसद घेरना चाहिए था, क्योंकि ओबीसी को 52%, ओबीसी को 27% आरक्षण मंडल कमीशन के फैसले में आया और ऊपर से क्रीमी लेयर लगा दिया गया। क्रीमी लेयर का मतलब यह है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा और जिसके पास दांत ही नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है वो क्रीमी लेयर में आ गया और जो पढ़ा ही नहीं सकता वो अपने आप ही आरक्षण नहीं ले सकता। ओबीसी का आरक्षण ऊपर से भी खत्म हो गया, नीचे से भी खत्म हो गया, तो ओबीसी के लोगों के साथ धोखा हो गया। ये धोखा अगर ओबीसी के लोग समझते तो देश की पार्लियामेंट घेर लेते और अगर देश की पार्लियामेंट घेर लेते तो ओबीसी के लोगों को उनके हक अधिकार मिल जाते, लेकिन ओबीसी के लोग पार्लियामेंट घेरे। इसके पहले आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ओबीसी के लोगों को मुसलमानों से लड़ाने का प्लान बनाया और बाबरी मस्जिद के खिलाफ में आंदोलन शुरू कराया, विनय कटियार को आगे किया।
कल्याण सिंह को आगे किया, उमा भारती को आगे किया, परवीर तोगड़िया को आगे किया, रितंबरा को आगे किया, तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे किया और तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे करके 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट से पिछड़े वर्ग के साथ में धोखाधड़ी का फैसला आया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। जिन ओबीसी के लोगों को मंडल की लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो ओबीसी के लोग कमंडल की लड़ाई में फंस गए और जब ओबीसी के लोग कमंडल की लड़ाई में फंस गए उनका अधिकार चला गया। चलो आज बताइए, सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा यकीनन मुसलमान पसमानदा है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन हैदराबाद का मुसलमान अदर स्टेट के मुसलमानों से कुछ बेहतर हालत में जिंदगी जी रहा है। क्यों? क्योंकि वहां आपके पास अपनी क़यादत है, वहां आपके पास अपना डंडा है, वहां आपके पास अपना झंडा है। दलितों ने जब अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया, तब दलितों को इंसाफ मिला, वरना दलितों की कमर में झाड़ू बांधे जाते थे, उनके गले में मटकी लटकाई जाती थी। दलितों के साथ क्या क्या जुल्म नहीं हुआ, आजाद हिंदुस्तान में हुआ। 131 MP, जबकि लोकसभा के अंदर आजादी के बाद से हमेशा दलित होता है, क्योंकि 130 से ज्यादा सीटें SC/ST के लिए रिजर्व। बावजूद उसके दलितों के ऊपर जुल्म अत्याचार हुआ। काशीराम ने पंजाब की सरजमीन से निकल करके पूरे प्रदेश का भ्रमण किया, दलित बस्तियों में जाकर के कहा कि अरे दलितों, जब तक तुम्हारी आवाज नहीं होगी, तुम्हारा झंडा नहीं होगा, तुम्हारा नेता नहीं होगा, तुम्हारी पार्टी नहीं होगी। तुम सोचते हो कि 130 MP जो सांसद भवन में बैठा है तुम्हारी आवाज बनेगा, ये तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर कभी मुंह नहीं खोलेगा। दलितों ने उस बात को समझा, काशीराम मायावती को अपना नेता माना, नीले झंडे को अपना झंडा बनाया। ठाकुर बस्तियों से गुजरते थे साइकिल पर झंडा बांध करके, तो डर के मारे उस झंडे को निकाल करके अपनी पॉकेट में रख लेते थे, क्योंकि बाबू साहब नाराज होंगे, डंडे मारेंगे, ये खौफ था। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को, अपने लीडर को अपना मान लिया था, और जब वक्त आया तो उन्होंने उसका जवाब कहां पर दिया? जाकर के बैलेट से दिया, बुलेट से नहीं दिया। आगे वही बढ़ता है जिसके पास सपने होते हैं। आज अपने बच्चे से पूछो, बेटा बड़ा होकर के क्या बनेगा? बेटा क्या कहता है? अब्बा वकील बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, पायलट बनूंगा। ये उसका सपना होता है। तो हमको सपने भी देखने के अधिकार नहीं, हम डिस्पोजल गिलास है, हम तुम्हारे गुलाम हैं, तुम हमारे आका हो, हम तुमको वोट डालते रहेंगे, तुम हुकूमत करोगे। हमारी कब्रिस्तानों पे कब्जा करने वाला उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं वो कोई दूसरा नहीं है, वो यादव परिवार के लोग हैं। अगर समाजवादी पार्टी की हुकूमत में सबसे ज्यादा जुल्म अगर किसी कौम पर हुआ तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मुसलमानों के ऊपर हुआ। सरकारें किसी की भी नहीं हो, जुल्म का निशाना मुसलमान है। सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी की हो, लिंचिंग मुसलमानों की होती है। अब किसी यादव की, किसी ब्राह्मण, किसी ठाकुर की नहीं होती, क्योंकि उनकी अपनी आवाज है, क्योंकि उनकी अपनी जमात है, क्योंकि अपना लीडर है। आपके पास कोई नहीं है। सियासी एतबार से आज ये 20% कौम उत्तर प्रदेश में यतीम है। मेरे भाई, मैं आपसे कहूंगा कि जमहूरियत की सबसे बड़ी जो ताकत है, उस ताकत का नाम सियासत है। यही वो ऐसी ताकत है जिससे सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। जिस तरीके से CO साहिबा या DM साहिबा या साहब या SDM साहब ने कहा कि यहाँ पे हमने कोई परमिशन नहीं दिया, अगर हमारे पास सियासी ताकत होती तो उस ताकत की चाबी को लगा करके हम भी DM साहब का दरवाजा खोल देते और कहते तुम्हारी हिम्मत होगी, तुम्हारी हिम्मत है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के कोने कोने में जाने से रोकने के लिए। तुम हमारे सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट हो, हम तुम्हारे बादशाह हैं, हम आएंगे, इन्फॉर्म करके आएंगे, तुमसे परमिशन लेकर के नहीं आएंगे। मेरे दोस्तों समझो, फंडामेंटल राइट को समझने की कोशिश करो, ये हमें बेवकूफ बनाते हैं।